नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारी के इस दौर में दुनिया के तमाम देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत में विकास दर नकारात्मक रहने को लेकर खासी चिंता जताई जा रही है, मगर इन विषम स्थितियों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि अलग अलग स्तरों पर विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। पिछले सप्ताहांत रिजर्व बैंक की समीक्षा में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर को पार कर गया। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का 5वां समृद्ध देश बन गया है। रूस इस मामले में भारत से थोड़ा ही आगे है। फिर जिस तरह विदेशी निवेशकों का रुख भारत की ओर बना हुआ है, उससे यह कयास अनायास नहीं कहा जा सकता कि भारत रूस को भी पीछे छोड़ देगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने केवल जून में अब तक करीब 13,500 करोड़ रुपये शुद्ध रूप से भारतीय बाजार में डाले हैं। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने और धीरे धीरे बाजार खुलने की वजह से निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। इस तरह जल्दी ही अर्थव्यवस्था के सकारात्मक दिशा में बढ़ने की उम्मीद बलवती हुई है। विराम पैरा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 600 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाना बड़ी उपलब्धि है। अनेक ऐसे अनुभव हैं जब वैश्विक मंदी आई तो वही देश लड़खड़ाने से बचे रह सके जिनका विदेशी मुद्रा भंडार अधिक था। दुनिया की 2 बड़ी मंदियों को भारत इसीलिए झेल गया कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त था। यहाँ तक कि 2008 की मंदी के समय जब अमेरिका जैसे विकसित देशों पर भारी मार पड़ी थी, तब भी भारत उसे झेल गया था, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तब डॉलर में होता है और जिन देशों के पास इसकी कमी होती है उन्हें अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह कच्चे तेल की खरीद हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय देनदारियां, हर स्तर पर कठिनाई पेश आती है। इसलिए भारत इस मामले में खुद को ताकतवर महसूस कर सकता है। पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि ऐसे समय में जब कारोबार और बाजार पूरी तरह मंदी की मार झेल रहे हैं, महंगाई पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है, निर्यात के मोर्चे पर अपेक्षित कामयाबी दर्ज नहीं हो पा रही, तब भी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। एक आशंका परोक्ष विदेशी निवेश को लेकर जताई जा रही है, जो एक तरह की आवारा पूंजी होती है और वह विभिन्न देशों में बाजार का रुख देख कर निवेश करती और वहाँ के शेयर बाजारों में खेल किया करती है। अगर उसकी वजह से कोष में बढ़ोतरी हो रही है तो इसे लेकर बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। विराम पैरा। मगर विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोतरी का एक संकेत यह भी होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। वे निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। फिर यह भी कि
कोरोना संकट के समय बेशक बाजार बंद रहे हो, पर ऑनलाइन बाजार तेजी से बढ़ा है। इस क्षेत्र को लेकर विदेशी निवेशक उत्साहित हैं। उधर चीन जैसे देशों में निवेश को लेकर भी कई निवेशकों का मोह भंग देखा गया है और उन्हें भारत में निवेश ज़्यादा सुरक्षित जान पड़ने लगा है। इस तरह उन्होंने इधर का रुख किया है। इससे यह तो संकेत मिलता ही है कि जैसे ही स्थितियां कुछ सुधरेंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में गति लौटनी शुरू कर देगी। विराम पैरा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में टूट की ताज़ा घटना ने एक बार यह साबित किया है कि राजनीति की दुनिया में बहुत कुछ महत्वाकांक्षाओं से संचालित होता है, लेकिन अक्सर उस पर सिद्धांत और सरोकार का पर्दा टांग दिया जाता है। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जब चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग से अलग मैदान में उतरने का फैसला किया था, उसी समय कई बातें साफ थी। पहली नज़र में यही माना गया कि लोजपा ने यह रुख दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू की ताकत को सीमित करने के लिए अपनाया था। हालांकि तमाम आकलनों के बीच चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बताते रहे और कहते रहे कि वे राजग के साथ हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उन्होंने भाजपा और जदयू गठबंधन के बरकस 135 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे। नतीजे अनुमान के अनुरूप आए और उनकी पार्टी के महज एक उम्मीदवार को जीत मिली, मगर लोजपा उम्मीदवारों की वजह से करीब 2 दर्जन सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचा। जाहिर है यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था, जिनका कद कम सीटें आने से कुछ कमज़ोर हुआ। विराम पैरा। उस समूचे प्रसंग में पर्दे के पीछे यह बात दबी ढकी रह गई कि बिहार विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने के चिराग पासवान के फैसले से खुद उनकी ही पार्टी के ज़्यादातर नेता और ख़ास तौर पर उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस सहमत नहीं थे। असंतोष की आग तभी लग गई थी जो अब जाकर अचानक भड़क गई दिख रही है। चिराग पासवान सहित पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी को बचाने का नारा लगाकर अलग होने की घोषणा कर दी। खबरों के मुताबिक लोजपा की इस टूट में जदयू की भी भूमिका रही है और समय का चुनाव केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब देखना यह है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग हुआ धड़ा जदयू या भाजपा में विलय का रास्ता चुनता है या फिर स्वतंत्र रहकर राजग में अपने लिए जगह बनाता है। दूसरी ओर चाचा पशुपति कुमार पारस को मनाने में नाकाम रहने के बाद एक तरह से चिराग पासवान फिलहाल न केवल राजनीति के मैदान में अकेले रह गए हैं, बल्कि परिवार भी टूट गया। हालांकि उन्हें बिहार में राजद के एक नेता की ओर से अनौपचारिक
प्रस्ताव मिला है कि वे केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव राज्य की, लेकिन चिराग का रुख अभी सामने नहीं आया है। विराम पैरा। दरअसल राजनीति की दुनिया में अनिश्चितताओं को एक खास चरित्र माना जाता रहा है। स्थिरता और निष्ठा के सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दावे करने वाले नेता कब किस पाले में खड़े दिख जाएं, कहा नहीं जा सकता। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद विरासत में मिली पार्टी को संभाल पाना चिराग पासवान के लिए संभव नहीं हो सका। उनके चाचा यानी पशुपति कुमार पारस को एक कुशल चुनाव प्रबंधन और संयोजक माना जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि दिवंगत रामविलास पासवान की छवि एक व्यापक जनाधार वाले नेता की थी। भारतीय राजनीति में जमीनी स्तर पर जनता के बीच कद्दावर नेताओं की संतानों को लेकर जिस तरह भावनात्मक लगाव चुनावी समर्थन के एक प्रमुख कारक के रूप में काम करता रहा है, उसमें यह देखना होगा कि टूट के बाद रामविलास पासवान की छवि से जुड़ी लोजपा की समर्थक जनता चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में से किसका चुनाव करती है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 11 मिनट 35 सेकंड की, 35 सेकंड। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। इसमें जो टोटल शब्द हैं वो 1160 शब्द हैं। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखिए, कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।